नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारत की खोज का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। भारत की खोज पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। जवाहरलाल नेहरू जी सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 तक रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्श या सामाजिक आदर्शों के लिए जीवन भर अपनी आवाज को मजबूत रखा, बुलंद रखा। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी हुई है। उनकी पुस्तकों जैसे विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में 5 महीने के कारावास के दिनों में इस पुस्तक को लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 ईस्वी में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध सांस्कृतिक संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन इस बात को कहते हैं कि इस पुस्तक के द्वारा या इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। यानी कि इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रकार से लिखा है कि हमारा जो अतीत है, हमारा जो वर्तमान है, वह उसमें बहुत सुंदर प्रकार से बताया गया है और समझाया गया है। 6-7 दशक पहले लिखी गई है पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में समझना चाहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम यहाँ की राजनीतिक दृष्टिकोण की भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार से रहा, किस तरह राजनीति भारत में चली, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक स्थिति, हमारा अतीत की जो सामाजिक स्थिति है वह किस प्रकार रही है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसकी हमें गहरी जानकारी प्राप्त होती है। और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या रही हैं, हमारा सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा है हम भारतीयों का, उसका ज्ञान भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद प्राप्त होता है और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। पहला पाठ है अहमदनगर का किला। 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखना प्रारंभ किया है और वो लिखते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिलाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। देश को आज़ाद कराने की गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है और वो कहते हैं कि ये मेरी कोई पहली दूसरी जेल यात्रा नहीं है बल्कि 9वीं जेल यात्रा है। और वो कहते हैं कि 20 महीने से भी अधिक का समय बीत चुका है और जैसे ही हम अहमदनगर किले में प्रवेश करते हैं तो वहाँ आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यानी द्वितीय तिथि होती है, दूज का मतलब दूसरी तिथि। जैसे हमारे हिंदी जो महीने होते हैं उनमें 1 महीने 30 दिन में
दो पक्ष होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा ने रात्रि के समय हम पहुंचते हैं और दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था, तब से हर बार जब नया चांद उगता तो मुझे याद आता। वो कहते हैं कि देखिए वो थोड़ा सा यहाँ पर इंगित करते हैं इस बात की कि जेल में लगातार रहने के कारण, बहुत सारी असुविधाओं में रहने के कारण, वो बताते हैं कि प्रकृति ही उन्हें यह बताती है कि उन्हें कितना समय हो गया है। क्योंकि जैसे ही वो दूज के चांद को देखते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि अब मुझे 1 महीना पूरा हो गया है। और अगली पंक्तियों में वो यह भी कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है यही मेरे जीवन का स्थायी सहचर है, जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है। जब भी मैं निराश होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो यह मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। प्रकृति हमेशा हमें यह संदेश देती है कि चिर रूप से दुख कभी नहीं रहते और चिर रूप से सुख भी कभी नहीं रहते। क्योंकि रात्रि के बाद सवेरा अवश्य होता है, सवेरे के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद फिर रात्रि होती है। तो वो कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये प्रकृति का नियम है। तो इस बात से उन्हें अंदर उनके ढाढ़स बना हुआ है कि मैं अवश्य इस जेल से बाहर निकलूंगा। और आज जो हमारा देश है जो गुलाम है, क्योंकि उन दिनों भारत गुलाम था, वह अवश्य ही प्रकाश देखेगा। अब प्रकाश देखने का मतलब उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता थी आजादी का प्रकाश, कि भारत आजाद हो। इसमें इस फोटो को देखिए, सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर की पुनः यात्रा की। यानी जब जेल में रहते तो वहाँ रहे ही थे, लेकिन दोबारा वो जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1947 में, जब भारत आज़ाद होता है, तो 1953 की ये एक फोटो दी हुई है जिसमें आप बहुत सारी भीड़ देख रहे हैं और बहुत सारे वृक्ष देख रहे हैं, किले को देख रहे हैं। किले के ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं कुछ व्यक्तियों के साथ। रूम नंबर 8, ये वही कमरा है जिस कमरे अहमदनगर के जिस किले के जिस कमरे में जवाहरलाल नेहरू जी रहा करते थे जेल के दिनों में। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया, अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी। वो कहते, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं जेल में हैं, लेकिन जेल में रहने के साथ साथ वह कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वह बागवानी लगाते हैं, फूल पौधे लगाते हैं और तपती धूप में भी वह कई कई घंटे क्यारियों को बनाते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है अहमदनगर किले की, वह बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि उस मिट्टी में बहुत सारे पत्थर हैं, मलबे जैसी अवशेषों से भरी हुई वह मिट्टी है। चूंकि ये इतिहास स्थल है, वो ये बताते हैं कि ये जो स्थान है यह इतिहास स्थल है, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ का जो स्थान है, स्थल है, यहाँ की जो मिट्टी है, वह पथरीली किस लिए है? वह पथरीली इसलिए कि इस महल ने कई सारे युद्ध देखे हैं, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियां देखी हैं। दुर्विसंधियां मतलब जब लड़ाई होती है तो बहुत सारा शोरगुल होता है, वो सब इस महल ने देखा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इतिहास की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके लिए कि बहुत ज़्यादा अहमियत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन उन्हें एक घटना याद आती है, उसका वह जिक्र करते हैं। पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हो गई। देखिए यहाँ
अप्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वह वीर भूमि रहा है। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे देश की महिलाओं ने भी चांद बीबी की तरह, चांद का वो उदाहरण देते हैं कि अपने महल की रक्षा के लिए उन्होंने भी तलवार उठाई थी, लेकिन हमारे देश में साथ ही साथ गद्दार भी हुए हैं कि उन्हीं के किसी एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। जैसे ही वह खुदाई करते हैं तो उनको परमिशन नहीं दी जाती है जेल के प्रबंधक अधिकारियों के द्वारा, और वह उसके मलबे को बहुत ज़्यादा नहीं हटा पाते हैं। उनके गुंबदों और जो दीवार के जो हिस्से हैं उनमें खोज नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाते हैं। अब मैंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठा ली, क्योंकि जेल में रह रहे हैं और वो कुछ ना कुछ स्वयं को व्यस्त रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुदाल को छोड़ करके कलम उठा ली, अर्थात कुछ ना कुछ लिखना प्रारंभ किया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। वो कहते हैं कि मेरे सामने लिखने के सामने कुछ परिस्थितियां आई जिनका वो वर्णन कर रहे हैं। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में कुछ लिख सकता हूँ, यानी भविष्य का मुझे कोई ज्ञान नहीं है अभी बहुत ज़्यादा कि मैं भविष्यवाणियां कर दूं। बचा रहता है अतीत, अब जो हम गुजर के आए हैं, गुजार के जो हम आए हैं वो बचा, उसे हम भोग करके आए हैं। वर्तमान उस समय उनके लिए जेल थी और वहां पर वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह वेद्यतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी कि वो कुछ लिखना चाहते हैं और ये तय कर रहे हैं कि मुझे लिखना क्या है। गेटे ने एक बार कहा था, इस तरह का इतिहास लेखन इतिहास के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव इसी चैप्टर में है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अवरोध करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। वो कहते हैं अतीत का दबाव बड़ा भारी होता है। ये बात सत्य है। दबाव चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, दबाव तो है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश का इतिहास गौरव में रहा है। हमारे पूर्वज गौरव में इतिहास लिखे, तो हमारे ऊपर उसका भी एक दबाव है कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम उनकी उस विरासत को उस तरह कायम नहीं रख सके जिस तरह हमें रखनी चाहिए थी। तो इस बात का भी दबाव है। तो इसी बात को वो कहते हैं कि दबाव चाहे जैसा हो, चाहे वह भला हो या बुरा हो, हम पर दबाव रहता है। तो नेहरू जी यहाँ पर ये बताते हैं कि दबाव चाहे जिस प्रकार का हो, वह हमें वश में कर लेता है, परेशान भी करता है, आक्रांत करता है, पीड़ित करता है, दुखी करता है, या अपने वश में कर लेता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, तो परेशानी भी देता है, और उन लोगों को ज़्यादा परेशानी देता है जिनका इतिहास गौरवपूर्ण रहा हो, जिनकी सभ्यताएं बहुत पुरानी हो, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है, उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ करके आया। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया?
उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी विजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी। वो उसी बात में उलझ रहे हैं, उसी बात को सोच रहे हैं नेहरू जी कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। उन बातों का जो मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल की, यानी दसों हजार साल में हमारा जो इतिहास रहा है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए थे। उनमें कौन कौन सी विजय प्राप्त हमें हुई, हमने कैसे उल्लास मनाया, किस प्रकार से हम प्रसन्न रहे, और किन हारों के बाद हमें बहुत बुरी बुरी यातनाएं ग्रहण करनी पड़ी, यातनाएं झेलनी पड़ी। वो बताते हैं कि मानव के कितने ही इन हजारों सालों में मानव ने कितने ही हैरत अंगेज कारनामे किए, अपने युगों को बदल दिया, और ये शुरू से ही होता आ रहा है। क्या यही मेरी विरासत है? वो इस संबंध में सोच रहे हैं। मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, यानी कि जो हैरत अंगेज कार्य जो युगों से होते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगे। यही मेरी विरासत है, ऐसा वो सोच रहे हैं। जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, हमें आकर्षित करती है, हमें अपनी तरफ खींचती है। मैं इस सब का वारिश हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम, हाँ देखिए, ये तो हमारा केवल भारत का इतिहास रहा, फिर वो पूरे मानव जाति के इतिहास को की तरफ सोचते हैं। पूरे मानव जाति, सभी देशों में बसने वाले लोगों के माध्यम से भी उस मानव जाति के रूप में वो सोच रहे हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। देखिए, वो कहते हैं कि हम सब मानव हैं, हमारी एक विशेष प्रकार की सभी की आकृति है, हमारे विशेष प्रकार के सभी अंग हैं, यानी सभी के साथ हमारा कोई ना कोई इतिहास है, कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई हमारा विरासत है उनके साथ, यानी समस्त लोगों के साथ जितने भी लोग इस विश्व में निवास करते हैं। जैसे हमारा रक्त सबका एक जैसा होता है, उनके अंदर का मांस एक जैसा होता है, हमारे अंदर हड्डियां जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, है ना, उनकी उनमें समानता पाई जाती है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है, यानी इसी विशेषता से हम ये लोग हमें पहचानते हैं कि ये मानव की आकृति है, ये मानव है, और भविष्य में भी हमारा रूप इसी रूप में बना रहेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। वो कहते हैं कि इसी विरासत पर मैं इसे किस तरह से इस पर चर्चा कर सकूं, अपने मन मस्तिष्क के अपने विचारों को रख सकूं, ये बात मेरे बहुत समय से मेरे मस्तिष्क में चल रही है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। वो लिखने से पूर्व सोच रहे हैं कि मैं लिखूं क्या, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ, अपनी विरासत के बारे में लिखना चाहता हूँ, चाहे वह मानव जाति के रूप में वैश्विक स्तर पर रही हो या मेरे भारत देश के परिप्रेक्ष्य में रही हो। और वो कहते हैं कि विषय बहुत कठिन है, जटिल है, इसलिए मुझे परेशान भी करता है, भयभीत भी करता है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। और वो ये कहते हैं कि ये विषय इतना गंभीर है, इतना बड़ा है कि मैं इसके मर्म में नहीं जा सकता, इसकी तह में मैं जा ही नहीं सकता। मैं इसकी सतह पर ही घूम सकता हूँ, सतह को स्पर्श कर सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, कुछ समझ सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ। अर्थात कि मेरी विरासत क्या है, इसका बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन में नहीं बता सकता, या गहन अध्ययन मुझे है भी नहीं, या गहन जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सतही तौर पर इसको स्पर्श कर सकता हूँ। और वो उसी संबंध में आज लिखते हैं। अब अगले चैप्टर शुरू होंगे, प्रथम चैप्टर यहीं पूर्ण होता है।